गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। यूपीएससी ब्रेन स्पिट आ चुका है दोबारा से लेकर, जो मैंने अभी आपको करवाए थे 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमी के चैप्टर्स दिए थे। तो अब मैं उन 15 चैप्टर्स को यूनिट वाइज यानी हर चैप्टर को आपको करवा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं पहला चैप्टर क्या रहेगा। ये हमारी मैराथन सीरीज रहेगी। जब मैं 15 चैप्टर को क्या तो 7 चैप्टर को आज करवाने का प्रयास करती हूँ, 7 चैप्टर को अगेन करवा देती हूँ, या फिर देखते हैं कैसे आगे क्लास बढ़ती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में हम सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे, जो व्यक्ति, व्यवसाय और सरकार के बारे में हमारी बात करेगी, और असीमित आवश्यकता को पूरा करने के लिए दुर्लभ संसाधनों के आवंटन की बात करती है। अब दुर्लभ संसाधन जो कि बजट, प्राकृतिक संसाधन, मानव कौशल, प्रौद्योगिकी से निर्मित संसाधन दुर्लभ संसाधन यानी क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर आएंगी। असीमित आवश्यकताएं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाने, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, वस्तुएं जो रहेगी उनको हम असीमित आवश्यकताएं बोलेंगे। प्रमुख आयाम कौन कौन से रहेंगे? जो अधिकतम व्यय अध्ययन को कम करेंगे, सुनिश्चित करेंगे लाभ जीवन में सुधार हो चुकी है, यानी HDI इंडेक्सेस, लाइफ एफिशिएंसी इंडेक्स की बात यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पे बात कर रहे हैं HDI इंडेक्सेस की, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्सेस की। नेक्स्ट हम बात करेंगे अवसर लागत क्या होती है। अवसर लागत को चुनाव करते समय त्यागी गए सर्वोत्तम विकल्प का मूल्य रहेगी। अब हम बात करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या रहेगी और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या रहेगी। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्या रहेगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स रहेगी, ये बात कर रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है। यहाँ पे होल GDP की बात की जाएगी, यहाँ पे इंडिविजुअल बेस पे बात की जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट आगे हम देखेंगे कि प्याज की कीमत क्या क्या निर्धारण होगा, एक फर्म कितना उत्पादन करती है, ये सब बताइए। वहीं GDP वृद्धि, मुद्रास्फीति कैसे बढ़ेगी, राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर को कैसे कम किया जाएगा, ये सब बातें बताई जाएंगी। प्रमुख चर कीमत की मांग, आपूर्ति, लोच क्या रहेगा, डिमांड पुल, कैश फ्लो, इन्फ्लेशन की बात की जाएगी। वहीं जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स रहेगी वो जीडीपी की बात करेगी, मुद्रास्फीति की बात करेगी, बेरोजगारी दर की बात करेगी, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति की, व्यापार नीति की बात की जाएगी। व्यक्तिगत पक्ष को देखेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे पूरे विश्व के या फिर पूरे भारत के तौर पे देखेंगे। सकारात्मक बनाम आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या रहेगा, तो जहाँ पे वर्णात्मक में तथ्य और कारण प्रभाव की बात की जाएगी, इंडिविजुअल अर्थव्यवस्था में बात की जाएगी, दिशात्मक मूल्य निर्माण की बात की जाएगी, भारत को आय असमानता कम करने की बात की जाएगी, नीति के लक्ष्य प्राथमिकताओं के मार्गदर्शन की बात की जाएगी, GDP 2023-24 के 7% दर के बढ़ते हुए न्यूनतम मूल्य की वृद्धि, उच्च खाद्य मुद्रास्फीति की बात की जाएगी। नेक्स्ट हम कर देंगे आर्थिक प्रणाली होती क्या है, पूंजीवाद क्या रहेगा, समाजवाद क्या रहेगा, फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या रहेगी। बाजार पूंजीवाद यानी US कैपिटल बेस्ड इकोनॉमी की बात कर रहा है। LPG मॉडल US रहेगा, ये हमारा रशिया बेस्ड, चाइना बेस्ड रहेगा, ये हमारा मिक्स इंडिया बेस्ड रहेगा। पूंजी और समाज सम्मिश्रण रहेगा जहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में गतिविधि की प्रकृति के आधार पर प्राथमिक रेड कॉलर जॉब क्या रहेंगी। रेड कॉलर जॉब रहेंगी, रेड कॉलर जॉब के अंतर्गत रहेंगी प्राकृतिक संसाधन का सीधा उपयोग कृषि मत्स्य पालन के आधार पर रहेगा। द्वितीय ब्लू कॉलर जॉब में हम बात कच्चे माल का प्रसंस्करण निर्माण कैसे बात करेगा। तृतीय कॉलर जॉब रहेगी सेवा क्षेत्र की बात करेगा, बैंकिंग, IT, परिवहन, शिक्षा की बात करेगा। चतुर्थ क्वाड्रिलेटरल रहेगा, ज्ञान आधारित आउटसोर्सिंग की बात करेगा। पंचम गोल्डन कॉलर बोलेंगे, गोल्डन कॉलर इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि निर्णय निर्माण शीर्ष कार्यपालक के रूप में कार्य करेगा। यही PYQ 2024 का भी है और 2025 का भी है, कि हमें दे देते हैं ऐसे बॉक्स टेबल बनाकर कि ये हमारे प्राइमरी इंडिकेटर्स हैं, ये कौन, ये किस में फर्स्ट में आएंगे, सेकंड में आएंगे, ये उत्पादक, ये इसका, ये हमारी, जैसे ये हमारी ब्रेड का उत्पादक है, ये हमारे चावल है, चावल गेहूँ है, तो कौन से इंडिकेटर्स में आएंगे इसे बताने, ऐसे हमें मैच द फॉलोइंग में दे देते हैं। PYQ आते हैं, प्लीज़ इसको आप देख लीजिए कि पंचम कॉलर में क्या आएगा, चतुर्थ कॉलर में क्या आएगा। फिर हम स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र की बात करेंगे, फिर हम निजी स्वामित्व की बात करेंगे, संगठित नौकरी की प्रवृत्ति बुद्धि। अब हम बात करेंगे PSU क्या होती है। PSU मिनी रत्न कंपनियाँ रहती है, जैसे 3 लगातार वर्षों में लगभग अपना उत्कृष्ट रहेंगी, उनको बोलेंगे 3 वर्षों में कम से कम 30 करोड़ रुपए से अधिक का कर पूर्व लाभ करेगी। सकारात्मक निवल मूल्य रहेगा। मिनी रत्न कंपनी 2 क्या रहेगी, मिनी रत्न कंपनी 2 रहेगी, पिछले 3 लगातार वर्षों में लाभ, सकारात्मक निवल मूल्य क्या रहेगी। भारत
फंड्स की बात करी जाएंगी। नवरत्न कंपनियों में 60+ अंक की बात करेंगे। महारत्न कंपनी में हम भारत में हेल कंपनी रहेगी वो मिनी रत्न कंपनी की तहत आएगी। महारत्न कंपनियों में हम पहले ही नवरत्न का दर्जा दे चुकी कंपनियां रहेंगी जिनका 25,000 करोड़ रुपए से 3 वर्ष में 25,000 करोड़ रुपये 15,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश या फिर आ चुका है, वो बात करेंगे। फिर हम सार्वजनिक निजी भागीदारी की बात करेंगे जहाँ सरकार PLI मॉडल्स के माध्यम से विकासशील के माध्यम से बात करें। प्लीज़ 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 कीवर्ड्स जरूर देख लीजिए आप। कीवर्ड जरूर देखिएगा। BOT निर्माण संचालन संस्थान की बात कर रहा है। BOO निर्माण संचालन का स्थानांतरण की बात कर रहे हैं। DBOT डिजिटल निर्माण की बात कर रहे हैं। ONT संचालन रख रखाव की बात कर रहे हैं। फिर हम लाभ की बात, निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ की बात करेंगे। उत्पादक कारक और आर्थिक प्रभाव क्या रहेगा, ऐसे क्वेश्चन। भूमि सभी प्राकृतिक संसाधन रहेंगे। श्रम सभी शारीरिक मानसिक कार्यबल रहेगा। पूंजी उत्पादक निर्माण मशीनरी उपलब्धता की बात करी जाएगी। प्रमुख हितधारक और चक्रीय प्रभाव, सर्कुलर इकोनॉमी का फ्लो कैसे रहेगा, यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी की बात की जा रही है। यहाँ पर हमसे सर्कुलर इकोनॉमी की बात की जा रही है। नेक्स्ट हितधारक में हम कि प्रमुख हितधारक सेवा उपभोक्ता, श्रम की आपूर्ति करता, फर्म, वस्तुएं, सेवा के उत्पादक कैसे रहेगा वो बताया जाएगा। बैंक, वित्तीय संस्थाएं, धन प्रवाह, बचत, ऋण की सुगमता की बात की जाएगी। क्षेत्र मॉडल में हम परिवार के फर्म को उत्पादन कारक प्रदान करने की बात की जाएगी। फर्म परिवार के कारक भुगतान वेतन कैसे करेगी इसकी बात की जाएगी। फर्म वस्तु सेवा का उत्पादन करती है, परिवार उन्हें कैसे खरीदे उसकी बात की जाएगी। खुली अर्थव्यवस्था कैसे काम करेगी, बंद अर्थव्यवस्था। खुली और बंद अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट रहेंगे। जो कि वित्तीय संस्थाओं को कैसे जोड़ी जाएगी, वित्तीय संस्थान बचत स्वीकार करेंगे, ऋण प्रदान करेंगे, कैसे करेंगे। विदेशों से शुद्ध कारक आय NIFA के भुगतान कैसे रहेगा, ये सब बात की जाएगी। अब सिविल सेवकों के लिए अर्थशास्त्र क्यों महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि नीति निर्माण में अर्थशास्त्र कितना महत्वपूर्ण निर्धारित, संसाधन के आवंटन में, निर्धनता विकास में, समझौते के मूल्यांकन के लिए, बाजार का विकास करने, डेटा प्रबंधन, राजकोषीय डाटा, GDP मुद्रास्फीति का निर्माण करने के लिए बात की जाएगी। अब हम कंपैरिजन करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम की। जो पैरामीटर्स रहेंगे, कैपिटलिस्ट क्या रहेगी, सोशलिस्ट क्या रहेगी, मिक्स क्या रहेगी। ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज, प्राइवेट पब्लिक एंड प्राइवेट की बात की जाएगी। मोटिव ऑफ प्रोडक्शन में प्रॉफिट रहेंगी, प्रॉफिट मोटिव रहेंगी। प्राइवेट सेक्टर्स, वेलफेयर, पब्लिक सेक्टर्स की बात करेंगे। कंप्लीट रोल की बात करेंगे, फुल रोल पब्लिक सेक्टर की बात करेंगे। प्राइमरी प्राइवेट सेक्टर्स की बात करेंगे, एग्जिस्टेंस की बात करेंगे। नेक्स्ट हम रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर कोस्ट। अब हम बात करें मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्लीज़ राइट डाउन करें इसे, नोट करें, नोट डाउन करें और अपनी एक मिस्टेक नोट करें प्लीज़ आप। हम बात कर रहे थे फैक्टर कोस्ट और मार्केट प्राइस, बेसिक प्राइस होता है क्या है। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 था जो मैं अभी करवा के आई हूँ पीछे। मोस्ट 15 चैप्टर, अभी 15 चैप्टर्स बता के आई हूँ ना मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो वहीं चैप्टर नंबर 1 ये रहा। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। अभी तक मैं आपको इंट्रोडक्शन देख के आई थी, पर अब हम चैप्टर शुरू करेंगे कि फैक्टर कोस्ट, मार्केट प्राइस कोस्ट क्या थे। तो हमारी फैक्टर कोस्ट रहेगी टेकिंग टू कंसिडरेशन ऑफ फैक्टर्स लाइक लेबर। जैसे फैक्टर ऑफ कॉस्ट ये क्या होती है, हमारे पास एक लैंड रहेगी, हम उस लैंड पे एक फैक्ट्री स्थापित कर देंगे। फिर वहाँ के लिए हम लेबर लेके आएंगे, लेबर लगाने के लिए हमें उनको पैसे देने पड़ेंगे, यानी कैपिटल, उनके वेजेस देने पड़ेंगे। और फिर हमें वहाँ पर वेजेस देने पड़ेंगे। और वहाँ पे एक जो कि ये सब काम कौन करवाएगा, एक एंटरप्रेन्योर काम करवाएगा ये सब, वो हो गया फैक्टर कोस्ट। अब हम बात करें मार्केट प्राइस फैक्टर कोस्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज पे काम कर रहा है। बेसिक प्राइस का हम फैक्टर कोस्ट प्रोडक्शन टैक्सेस, प्रोडक्शन सब्सिडीज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और प्रोडक्शन ऑफ द सब्सिडीज आर पेड और रिसीव्ड विद रिलेशन टू द प्रोडक्शन एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे बात कर रहा है। जो हमारी बेसिक प्राइस रहेगा, मार्केट प्राइस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज पे जाके रुकता है। फिर हम बात कर रहे हैं कि हमारे हाउस होल्ड 57% का खर्चा कर रहा है, सबसे ज़्यादा हाउस होल्ड रहेगा। फिर फॉरेन सेक्टर हमारा 10% एक्सपोर्ट में कर रहा है, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस पर लिखकर। गुड एंड सर्विसेज गैस यानी जो हमारा फर्म्स रहेंगी, गवर्नमेंट सेक्टर्स रहेगा, हाउस होल्ड कैपिटल्स रहेंगी। फॉरेन ये हमारे रहेगा इनपुट आउटपुट फ्लो, इनपुट आउटपुट इनफ्लो की हम यहाँ पे बात करेंगे। ये हमारा मॉडल रहेगा जो कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में ये हमारे फीडबैक्स हो जाएंगे।
जो कि फर्म्स हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स कह रही है, टैक्सेशन हम कैसे कर रहे हैं। वाई डिनोट करेगा, ये वाई डिनोट कर रहा है इनकम को, सी डिनोट करे कंजप्शन को, सेविंग्स को, इन्वेस्टमेंट्स को, गुड गैस हमारे कर रहा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स को, लैंड लेबर कैपिटल को, इंपोर्ट आउट एक्सपोर्ट्स को। और NIFA क्या आएगा, NIFA ये महत्वपूर्ण रहेगा। NIFA स्टैंड फॉर फैक्टर कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट, यानी वेजेस की बात करें, जैसे हमारे विप्रो रहेगा उसकी हमारे वेजेस क्या बात करेंगे, इसमें हमारे प्रॉफिट रेंट, ये प्रोडक्शन की बात कर रहा है, प्रोडक्शन की ही बात कर रहा है ये भी। अब हम बात करेंगे एसेंशियली द डिफरेंस बिटवीन विद द कंट्री अर्न्स फ्रॉम इट एसेट्स एंड सिटीजन अब्रॉड वर्सेस व्हाट इज पेज टू फॉरेन एसेट्स एंड सिटीजन डोमेस्टिकली की बात कर रहा है। दूसरा चैप्टर हमारा आ चुका है, चैप्टर नंबर 2 हम बात करेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड उपभोक्ता CPI WPI डिमांड पुश पुल, डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करेंगे हम यहाँ पे हम बात करें मांग चक्र नीचे की ओर क्यों झुकता है, क्योंकि हासमान सीमांत उपभोक्ता का नियम या प्रत्येक इकाई से अतिरिक्त संतुष्टि घटती जाएगी, आयु का प्रभाव घटता जाएगा। जैसे हमारा पॉपुलेशन बेस्ड रहेगा, जैसे घंटी नुमा आकार का रहेगा, जैसे हमारी पॉपुलेशन यहाँ से बढ़ती जाएगी वो ऐसे जाती जाएगी, फिर जैसे ये हमारा एक ऐसा पिरामिड बन जाएगा। मांग का नियम, कीमत की मांग की गई व्यक्तिगत मन को दर्शाती है, कीमत बढ़ती है तो कीमत घटेगी, तो मांग की मात्रा बढ़ती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट करें इसे। कीमत बढ़ती है मांग घटेगी, कीमत घटेगी मांग बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, ये बात आ रखा है यहाँ पे। अब मांग के निर्धारित कारक क्या रहेंगे, मानव मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत क्या रहेगी, कि कीमत कैसे बढ़ेगी, मांग की मात्रा कैसे बढ़ेगी। प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग की मांग बढ़ेगी, जैसे चाय कॉफ़ी, जैसे चाय है, बिस्किट है, ये रोजाना के डेली वेजेस है, ये 50 रुपए की मिलते हैं, अगर ये 60 रुपए की मिल जाएंगे तो कीमत बढ़ जाएगी, तो लेकिन वस्तु वही रही, प्राइस चेंज हो गए। बिस्किट डेली के तो ये 5 रुपए का बिस्किट है, 5 का है, लेकिन इसके साइज में चेंज कर देंगे, इसे बोलेंगे स्क्विड इन्फ्लेशन, इसे बोलेंगे गैलोपिंग इन्फ्लेशन। आय वस्तु कीमत कैसे बढ़ेगी, मांग बढ़ती है तो आय कैसे कम होगी। स्त्रियों में फैशन विज्ञान का विकास होगा तो रुचि बढ़ेगी, प्राथमिकता आगे तरफ बढ़ेगी। आपूर्ति उत्पादक की प्रतिक्रिया कैसे रहेगी, यानी डिमांड की आपूर्ति, यानी डिमांड कैसे आएगी, वस्तु सेवा की मात्रा जिसके उत्पादक एक निश्चित अवधि में विभिन्न कीमत पर बिक्री के लिए प्रस्तुत करने के इच्छुक रहेंगे उसकी बताएंगे। आपूर्ति के नियम कीमत और आपूर्ति की गई मात्रा का सीधा संबंध बताती है। फिर हम आपूर्ति के निर्धारित कारक बताएंगे कि आगत कीमत कैसे रहेगी, उस पर आगत कीमत आपूर्ति घटेगी तो बाई और खिसकाव रहेगा। प्रौद्योगिकी में बेहतर प्रौद्योगिकी कम लागत रहेगी, आपूर्ति बढ़ेगी। भविष्य कीमत अपेक्षा कीमत यदि बढ़ने की अपेक्षा उत्पादक वर्तमान आपूर्ति को रोक सकेंगे। आर्थिक सहायता रहेगी, उत्पादन लागत में कमी रहेगी, आपूर्ति बढ़ती है। अन्य वस्तु कीमत बात करेंगे, यदि वैकल्पिक वस्तु कीमत बढ़ती है तो संसाधन दूर हट सकते हैं, आपूर्ति घटेगी। प्राकृतिक कारक की बात करेंगे, मानसून के कारण, आपदाओं के कारण इसमें प्रभाव पड़ते रहेंगे। फिर हम बाजार संतुलन यानी बैलेंस की बात करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे, मांग की आपूर्ति कैसे, संतुलन कीमत संतुलन मात्रा कैसे कम की जाएगी। फिर हम लोच क्या रहेंगे, इलास्टिसिटी की बात करेंगे, इलास्टिसिटी कैसे काम करता है, इसको बोलेंगे हम इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन रहेगा तो कैसे काम करेगी। आपूर्ति की कीमत में लोच, आपूर्ति की मात्रा में प्रतिशत में परिवर्तन हो जाएगा, शीघ्रता नहीं बदल जाएगा। कुछ हद तक लोचदार मौजूद क्षमता का अधिक उपयोग कर सकेंगे, आपूर्ति प्राय बेरोजगार हो सकती है, दीर्घकाल लोचदार बदला जा सकता है। प्रतिस्थापन दर कैसे काम करेगी, मांग की कीमत में लोच का अधिक स्थान पत्र वस्तुएं अधिक लोचदार मांग करेगी, बजट का छोटा हिस्सा बेलोचदार मांग का हिस्सा करेगा, उपयोगों की संख्या अधिक उपयोग के लिए अधिक लोचदार महंगाई की बात करेंगे। आदत के लिए हम सिगरेट बेलोचदार अवैध प्रवृत्ति की बात करेंगे। उपयोगिता सिद्धांत में हम किसी वस्तु की संतुष्टि आवश्यकता पूर्ति की शक्ति की बात करेंगे। गणनात्मक दृष्टिकोण में हम उपयोगिता की प्रीटिक्स नामक काल्पनिक इकाइयों की बात करेंगे। कुल उपयोगिता में हम किसी वस्तु की सभी इकाइयों का उपयोग करने की बात करेंगे। ह्रासमान की जैसे ही बात करेंगे कि ये सिद्धांत कैसे काम करता है, इसके बाद ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप कट कर दीजिए।
उत्पादन लागत, उत्पादन के कारक कौन कौन से जो भी ऊपर पढ़ा के, उत्पादन की लागत कैसे काम करेगी, अल्पकाल में कैसे रहेगा, पैमाना कैसे काम करेगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बेसिक है। लागत स्वामित्व कुल राजस्व कैसे काम करेगा, बाजार कीमतें अगर पूर्ण विक्रेता रहेगा, बहुत बड़ी संख्या में एकल विक्रेता, मोनोपोली मोनोपोली रहेगी कैसे, यहाँ पे बात करें मोनोपोली, मार्केट, ओलिगार्की, अल्पतंत्र, और एक सभी के लिए मार्केट रहेगा। फिर हम एकाधिकार मार्केट की बात, अल्पाधिकार व्यवहार की बात करेंगे, खेल सिद्धांत की बात करेंगे, ओपैक का बाजार का विभाजित नियम, जैसे मिलीभगत कंट्रोल की बात करेंगे, जैसे अभी हम ओपैक पेट्रोलियम गैसेस की बात कर रहे हैं। वर्तमान में आप देख रहे हैं सऊदी अरेबिया में वॉर का देख रहे हैं आप, खाड़ी देशों में, वही बताया गया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अब जनरल नॉलेज के हिसाब से सबको पता होना चाहिए। कंपैरिजन करेंगे, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिटिकल ओलिगार्की, मोनोपोली क्या रहेगी, वास्ट में रहेगी, मैंने सेवरल्स में काम करेगी, लो हाई वेरी हाई ब्रॉकेट में काम करेगी, फॉर्म्स कंसिडर इंडिपेंडेंट रहेंगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग इलास्टिक रहेगा या हॉरिजॉन्टल रहेगी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। डिमांड को लॉन्ग रन इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल इनकम की। अब हम पहुंच चुके हैं नेशनल इनकम पे। चैप्टर नंबर हमारा 3 रहेगा। आप नोट डाउन कर रहे हैं ना, अपने नोट बनाए। इसके बाद हम एमसीक्यू भी करेंगे, बजट के भी करेंगे। एमसीक्यू हम करेंगे बजट रिलेटेड, और सर्वे के बजट के एमसीक्यू करेंगे कल। और आज मैं इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लास ले रही हूँ ताकि कल मैं एमसीक्यू क्लास ले सकूँ। तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए इसे, और क्लास में थोड़ी रिदम बना के रखिए, तभी तो बच्चे पढ़ने का मज़ा आएगा। मैं पढ़ाती रहूँगी, तुम सुनते रहोगे, कैसे काम चलेगा। बच्चे इंटरेक्टिव क्लास होना पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीडीपी क्या रहेगी, जीएनपी क्या रहेगी, एनडीपी क्या रहेगी, आप इसे ना व्यवहारिकता में देखिए। आप ये मत सोचिए कि बुक में लिखा तो मुझे ये रटना है, नहीं। व्यवहारिकता में देखिए कि उत्पादक लागत क्या रहेगी, तो एंटरप्रेन्योर कैसे फैक्टर कॉस्ट पे काम करते हैं, इलास्टिसिटी कैसे काम करेगी, डिमांड एंड पुल इन्फ्लेशन कैसे काम करेगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे काम करेगा। अब मैं आपको राष्ट्रीय बता देती हूँ, जीडीपी कैसे की जाती है, जीएनपी क्या होगी, ये सब मैं भी आपको बता देती हूँ। तो हमें व्यवहारिकता में आके पढ़ना है ना बच्चे। एक वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य रहेगा। घरेलू सीमाओं के भीतर भारत के विदेशों द्वारा किया गया उत्पादन रहेगा। नए उत्पादन पुरानी वस्तु की बिक्री, शेयर स्थानांतरण की बात नहीं करेगा। जीडीपी के प्रकार में हम सांकेतिक जीडीपी की बात करेंगे। मुद्रास्फीति वास्तविक उत्पादन की वृद्धि की बात करेंगे। वास्तविक जीडीपी स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष की कीमतों के आधार पर देखी जाती है। जीडीपी जब वास्तविक जीडीपी की आर्थिक समृद्धि के बेहतर कारक के रूप में हम देखेंगे जीडीपी अपस्थिति। जीडीपी का सांकेतिक वास्तविक जीडीपी इंटू 100 भी इसका फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि अभी मैं आपको आगे करवाऊंगी। अब हम बात करेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी क्या रहेगा, जीएनपी क्या रहेगा। ये इसमें हम बात करें जीएनपी क्या रहेगा। जीएनपी जीडीपी प्लस एनआईए में जो अभी आपको ऊपर पढ़ा के आ चुका। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और विदेशी बात में अधिक मानवीय कीमतों की बात की जाएगी। शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात की जाएगी एनएनपी में। ये हमारा एनएनपी रहेगा, जीएनएनपी, ये हमारा एनएनपी रहेगा। एनएनपी बदलिए हमारा जीडीपी का। शुद्ध राष्ट्र उत्पाद, सकल राष्ट्र उत्पाद आसमान की को दर्शाएगा। ये अपना इतना छोड़ दीजिए, बहुत फंस जाएंगे, छोड़ दीजिए आप। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला हम करवा देंगे, ये कि जब सकल राष्ट्र उत्पाद रहेगा जीडीपी ने उसे प्राप्त आय रहेगी। शुद्ध में जीडीपी का मूल्य ह्रास हो जाएगा। शुद्ध में अप्रत्यक्ष कर आर्थिक सहायता आएगी, बाकी आप छोड़ दीजिए। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए मूल्यवर्धन उत्पादन का मूल्य कैसे काम करेगा, ये सब है। विप्रो कैसे आय विधि के लिए अर्जित सभी कारक आय के योग, कर्मचारियों के अधिकार से रोजगार के लिए अविभाज्य, चुनौतियां संगठित क्षेत्र के कारक। ये हमारा फॉर्मूला व्यय विधि के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कि CIGX-M GFCF का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ये।
या फिर इसे छोड़ दीजिए। आर्थिक समृद्धि क्या रहेगी? आर्थिक विकास, समग्र कल्याण की आर्थिक विकास रहेगा। जीडीपी का विकास, जीडीपी वास्तविक आय का विकास, जीडीपी समृद्धि में आएगा। जीडीपी ही पर्याप्त रहेगी, स्पष्टीकरण करेंगे। वैकल्पिक विकास के यूएनडीपी के विकास कार्य की बात करेंगे। मानव विकास सूचकांक की बात यानी एचडीआई इंडेक्स की बात करेंगे, जिसके 3 इंडिकेटर्स रहेंगे उनकी बात करेंगे। स्थल शिक्षा को सुधार की बात करेंगे। गरीब विकास की बात करेंगे। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं, छोड़ दीजिए। लैंगिक विकास सूचकांक की बात करेंगे। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात करेंगे। राष्ट्रीय प्रसन्नता, ये बताओ, ये है भूटान का GDH यानी हैप्पीनेस इंडेक्स, जो कि है भूटान का। भारत में इसकी बहुत कम रैंक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लीडर बोर्ड में आइसलैंड कंट्री, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी तो कंपनियां। इंडिया है 130वीं कंट्री पे। उसके बाद हम हरित जीडीपी, सतत विकास की बात करेंगे। हरित जीडीपी पर्यावरण निम्नलिखित की लाभ की बात करेगा। पारंपरिक जीडीपी भ्रामक हो सकती है। वनोन्मूलन की बात करेगा। पर्यावरण निम्नीकरण की बात करेगा। पर्यावरण के संसाधन का विकास की बात करेगा। चुनौतियाँ, सभी पर्यावरण प्रभाव, मौद्रिक मूल्यांकन, कठिनता की बात करेगा। सतत विकास ब्रिटेलैंड आयोग रहेगा, जो कि हमारी पीढ़ियों अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के समझौते के विकास की बात करेगा। सतत पर्यावरणीय आयाम के संकेतक की बात करेगा। भारत के लिए मतलब पर्यावरण उद्देश्यों का संतुलन बनाने की बात करेगा। हरित प्रौद्योगिकी कैसे काम करेगी, ये ग्रीन जीडीपी की भी बात करते हैं कि ग्रीन जीडीपी कैसे काम करती है। अब राष्ट्रीय आय की प्राप्ति 2026 में 1991 में हिंदू वृद्धि दर में इतने प्रतिशत थी। एलपीजी मॉडल के बाद 5 से 6% आई है। 2010 में ये हमारी 2017 पर एमपी संकट की वजह से, कोविड-19 संकट की वजह से विमुद्रीकरण नीति आई थी और वर्तमान में 7.4% की दर से जा रही है। अब जीएनपी प्लस जीडीपी क्या होती है? जीएनपी रहेगी टोटल ऑल इकोनॉमिक, जो बताएगा टोटल ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को सिटीजन ऑफ कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ कंट्री दे आर लिविंग की बात कर रहे हैं। ये जैसे हमारे फॉरेन एक्सचेंजेस की भी बात कर रहे हैं। ये हमारी लोकेशन ऑफ कंट्री, जीडीपी टेकिंग एरिया की बात करेगी, डोमेस्टिक की बात करेगा। ये फॉर्मूला आ गया ना, सी क्रॉस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट की बात कर रहा है। स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता की हिस्सेदारी प्राथमिक क्षेत्र में 50% से अधिक थी, जो कि वर्तमान में 19.7% दर से 46% कार्यबल काम कर रहा है। 23.5 का विकास दर है। रोजगार निर्माण महत्वपूर्ण रहेगा। मेक इन इंडिया, व्यापार, होटल की बात की जा रही है। रचनात्मक परिवर्तन, विधि का विकास, कृषि पर निर्भरता, क्षेत्र वैश्विकीकरण की बात करी जा रही है। एनएसओ सांख्यिकी विकास 1 से अप्रैल से 31 मार्च तक डेलिमिनेशन कमीशन के द्वारा आधार परिवर्तन कर दिया गया। आधार वर्ष का परिवर्तन 2011-12 से लेकर 2022-23 कर दिया गया है। 2026 से पहले हमारे 2011-12 था, अब आधार वर्ष हमारा 2022 से 23 हो चुका है। ये हमारा क्वेश्चन भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण केंद्र बजट के पहले प्रस्तुत किया जाने वाला वार्षिक दस्तावेज रहेगा। राष्ट्रीय पर्वतीय क्षेत्र प्रदर्शन नीति का दृष्टिकोण की बात करेगा। एनएसओ का उपभोक्ता सूचकांक कैसे काम करेगा, प्रमुख तथ्य आंकड़े कैसे काम करेंगे, सांकेतिक जीडीपी में अपस्फीति मूलक कैसे काम करेगा, मूल्यह्रास कैसे बात करेगा। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, बात की भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या हस्तशिल्प के लिए विश्व स्तर पर विख्यात थे, सूती वस्त्र थे। भेदभावपूर्ण कॉलोनियल सिस्टम आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे भारतीय वस्तुओं का पतन हो गया। औपनिवेशिक आवश्यकता एक कॉलोनाइज सिस्टम था। उद्योगों का विकास, 4 औद्योगिक मार्ग स्थापन हुए थे। धन का बहिर्गमन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, की बात कर रहा है, जो कि दादा भाई नेहरू जी की है। और एक सी आर दास की रिपोर्ट की बात करेंगे।
फिर हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन कंपनियों के लाभ की, वेतन पेंशन की, हस्तशिल्प कारीगर उद्योग कितने इम्पोर्टेंट नहीं है। ये परमानेंट सेटलमेंट ये कर ले, ये इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन करें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। परमानेंट रेतवाड़ी ये 1798 का बंगाल में 1798 का 90% हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज पॉसिबल पीजेंट्स के रेतवाड़ी सिस्टम में 1820 में मुनरो के द्वारा किया गया था, जो कि इम्प्लीमेंट इंडिविजुअल कल्टीवेटर रेट की बात की जाएगी, रिवेन्यू रेट ऑफर वेरी हाई रहेंगे। मोहालवारी में सेंट्रल प्रोविंस लैंड पंजाब लैंड एसोसिएट की जाएगी, वॉज टू इम्पैक्ट वही कॉलोनाइज सिस्टम रहेगा, तो इम्पैक्ट क्या रहेगा, पॉवर्टी रहेगी इम्पैक्ट इसमें। मैकियावेली और ये हमारे एरिया में काम करने वाले लोग थे। स्वतंत्र उद्योग विकास, सीमित उद्योग, विदेश पूंजी प्रभुत्व, पूंजी विकास हुआ, क्षेत्रीय संतुलन बढ़ा, औपनिवेशिक विकास, आय का स्वरूप बढ़ा, अवसंरचना साक्षरता दर में विकास, मुद्रास्फीति, राष्ट्रनीतिक आकांक्षा, तीव्र आर्थिक वृद्धि, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के कदम है, औद्योगिकरण का विकास करना है, निर्धारण निर्माण के ऊपर उचित जातिगत भेदभाव को कम कर सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, अंत्योदय तक पहुंचना है, लोकतांत्रिक विकास करना है। प्रमुख विचार के रूप दादाभाई नौरोजी रमेश दत्त जो भी बता के इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बताते हैं, राज्य औद्योगिकरण की बात करते हैं। ये बुक आप एक बार याद कर लेंगे, ये सभी की बुक्स हैं, ये बुक्स हैं, एक बार आप सभी याद कर लेना, ये बुक्स हैं और ये हमारी थ्योरी है। फिर हम नियोजन के युग की बात करें, औपनिवेशिक काल ऐसा था, बाजार काल ऐसे था, सोवियत संसाधन ऐसे थे। इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये माइनर इन्फॉर्मेशन जो हमें पता होती है। भारत नियोजन की क्या प्रभाव पड़े, आर्थिक विकास, निर्धन मूलन आदि, ये हमारी पंचवर्षीय योजना के रोजगार संतुलन कैसे किया जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र प्रभुत्व क्या रहेगा, निजी क्षेत्र प्रभुत्व क्या रहेगा, पंचवर्षीय योजनाएं, महानुबोलिस मॉडल, हैरोडोमर मॉडल, तो ऊपर वाला था, ये था गगडिल मॉडल। तीसरी पंचवर्षीय योजना का। फिर हम बात कर रहे हैं योजना अवकाश, पूर्व पंचवर्षीय योजना अवकाश, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे हैं, न्यूनतम उन्मूलन, आत्मनिर्भरता, डीपी दर की बात कर रहे हैं, छठी पंचवर्षीय योजना में कृषि उद्योग के लिए अवसंरचना के विकास की बात करें, क्रिकेट ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं, योजना के विकेंद्रीकरण आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं, राजनीतिक स्थिरता की बात कर रहे हैं, जर्मनी वेस्ट जर्मनी की बात कर रहे हैं कि कैसे कमियां रही, वो सब भूमि सुधार कैसे हुआ, जो तो पर अधिकतम सीमा, तर्क, योगदान की बात करें, इतना इम्पोर्ट, लाइसेंस राज क्या था, वास्तव परिणाम, योजना काल में क्या क्या विकास हुए, इतनी ज़रूरी नहीं है ये। प्लान, फर्स्ट प्लान कब आया, स्टैंडर्डाइजेशन इरीगेशन सिस्टम में कितना लगा, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चले, बच्चों क्लास को इंटरेक्टिव रखो प्लीज़, अभी तक इतने अच्छे अच्छे पढ़ा चुकी हो। आर्थिक विकास 1991 के बाद, एलपीजी मॉडल के बाद क्या विकास हुए, राजकोषीय विविधता कैसे बढ़ी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की क्या भूमिका रही है, उदारीकरण की क्या, लाइसेंसेस राज का कम हुआ है, MRPT अधिनियम 2002 का स्थापन किया गया है, वित्तीय क्षेत्र का विकास, बैंक नीतियों का विकास, डिपॉजिटरी संस्थान का विकास, व्यक्तिगत नियामक संरक्षण, जीएसटी काउंसिल्स बनी है, बाह्य क्षेत्र में, एक्सटर्नल क्षेत्र में 150 से अधिक के काफ़ी निचले स्तर तक कम कर लिए गए, रुपए के चालू खाते परिवर्तन बनाए गए हैं, विनिमय दर में सुधार हुआ है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विकास हुआ है, निजीकरण में DPIM योजना महत्वपूर्ण है, DPIM योजना। नेक्स्ट, वैश्वीकरण की क्या विदेशी प्रभाव रहेंगे, वृहद अर्थव्यवस्था कैसे काम करेगी, दूसरी पीढ़ी के आर्थिक चुनौतियां, राजकोषीय प्रबंधन के लिए जीएसटी काउंसिल्स की उत्तरदायित्व का, कैसी बजट प्रबंधन की बात की, जीएसटी क्रियान्वयन कब किया गया था, ये सब बात कर रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र की बात करें, दूरसंचार क्षेत्र परिणाम, IT क्षेत्र की IIT वेट्स की क्या भूमिका रहेगी, LPG लाइसेंस राज, विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। अब मुद्रा और बैंकिंग क्षेत्र की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 7 रहेगा, वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं के दोहरे संयोजन का प्रयास किया जाएगा, धन के भंडारण में कठिनाइयाँ, नए वस्तु अविभाज्यता, अस्थिर भुगतान में समस्याएं रहेंगी, धात्विक मुद्रा, सोना चांदी तांबे के सिक्के रहेंगे, बैंक जमा राशि का विकास किया जाएगा, बैंक शाखा मुद्रा में
लीगल टेंडर लीगली वैलिड रहेंगे फॉर बॉन्ड्स के लिए लिमिटेड लीगल्स रहेंगे बैंक खाता में। डिजिटल वॉलेट, पेटीएम, फोन पे, एकीकृत भुगतान संतुलन की बात की जाए, केंद्रीय बैंक डिजिटल भुगतान संतुलन की आरबीआई द्वारा जारी किया जाएगा। सोना, चांदी, सिक्के, टिकाऊ धातु मुद्रा की कागजी मुद्रा में ये सब आएंगे। अब सीबीडीसी क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ये अभी पढ़ के आएंगे। सीबीडीसी सेंट्रल रेगुलेटेड बाय आरबीआई रहेगी। ये डिसेंट्रलाइज रहेगी, नॉट रेगुलेटेड रहेगी, ट्रांसलेशन रहेगी, पब्लिकली रहेगी, आर सिक्योर एक्सप्रेशन रहेगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारे डिजिटल रुपी और ट्रेडिशनल पैरामीटर्स की। डिजिटल रुपीज़ कैसे आरबीआई इशू करेगा डिजिटल मनी को, इंश्योरिंग अथॉरिटी मैनेज करेगी आरबीआई के द्वारा, इशू करेंगे कमर्शियल बैंक ट्रेडिशनल सिस्टम को, सिक्योरिटी एश्योरेंस के लिए इंक्रिप्शन सिस्टम रहेगा, एक्सेस चैनल्स रहेंगे, यूपीआई डिजिटल सिस्टम रहेगा, यूपीआई डिजिटल वॉलेट। सीबीडीसी में क्या रहेगा, सीबीडीसी महत्वपूर्ण रूप से डिजिटल वॉलेट के रूप में काम कर रहा है, पेमेंट बैंक वॉलेट के रूप में एयरटेल पेमेंट बैंक की बात हो रही है। गूगल पे, फ़ोन पे, भीम ये सब एनपीएससी में आएंगे। लाइसेंस प्राइवेट कंपनी की बात करेंगे, बैंक ऑफ रिजर्व लीगल टेंडर के रूप में काम करेंगे। फंक्शन की बात करेंगे, ये बच्चों को पता होना चाहिए। मुद्रा के क्या कार्य रहेंगे, द्वितीयक क्षेत्र में स्थायी भुगतान के लिए कार्य रहेगा। द्वितीयक मूल्य का भंडारण की बात करेगा। आधुनिक साख प्रणाली बैंकिंग मुद्रा के आधार बना के बात करेगा। M1 जिसमें अभी आपको पढ़ा के भी आई थी, M1 क्या रहेगा, M1 जनता के पास जो मुद्रा रहेगी और बैंकों के पास जो मुद्रा जो आरबीआई देगा, बैंक अपने जमा करवाएंगे, लोग जाकर बैंकों में जो रहेगा 75.15% वाला सिस्टम रहेगा। M2 में डाकघर आ जाएंगे, M+1 डाकघर, इसमें डाकघर की मुद्रा आपूर्ति का स्थायित्व आ जाएगा, फिर इसमें सभी जमा राशि आ जाएंगी। एंड ये तो पता किया थी ना एफडीएफओ वगैरह। भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। संजय मल्होत्रा वर्तमान में इसके वो रहेंगे, 15 करोड़ रुपये का शामिल रहेगा। मुख्य मौद्रिक नीति का निर्माण करेगा, क्रियान्वयन करेंगे। प्राथमिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मुद्रास्फीति यानी सीपीआई आरबीआई के द्वारा ही निकाली जा रही है। डब्ल्यूपीआई, एमपीसी मौद्रिक नीति, रेपो रेट दर। नेक्स्ट हम बात करें मुद्रा की जारीकर्ता करेंसी नोट भी आरबीआई रहेगी और एकमात्र एक रुपया तो करेगा, 1 रुपये को छोड़कर वित्त मंत्रालय और आरबीआई सारे काम करेगा। सरकार का बैंकर कहलाएगा। नियामक पर्यवेक्षक के रूप में वाणिज्य बैंक, गैर बैंकिंग कंपनियां, लाइसेंस पूंजी पर्याप्तता हेतु मापदंड, वित्तीय पर्यवेक्षक बोर्ड भी रहेंगे। विदेशी मुद्रा सूचकांक 1991 के तहत विदेशी मुद्रा भंडारण। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात की जाएगी। विकासात्मक भूमिका में पीएमजीडीवाई, पीएलआई स्कीम्स, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक्स रहेंगी, भुगतान प्रणालियाँ रहेंगी। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लें। मौद्रिक नीति के उपकरण में रेपो दर क्या रहेगी, नीतिगत जिसे हम नीतिगत दर जो प्रतिदिन के हिसाब से 5.25 रहेगी। वह दर जिस पर सरकार आरबीआई प्रतिभूति सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत पर बैंकों को अल्पकालिक ऋण देती है, शॉर्ट टर्म ऋण दे रही है। पुरानी रिवर्स रेपो रेट 3.35 पे रहेगी, जो कि लिक्विडिटी LAF और MSP जो आधारित निकल आएगी ऊपरी सीमा के रूप में काम करेगी। बैंक दर जो 5.5% है, सीमांत जो कि हमें सीमांत स्थायी दर की बात करते हुए दर के साथ संरक्षित नकद आरक्षित अनुपात CRR की बात करेगी। वैधानिक तरलता अनुपात SLR की बात करेगी, जो कि 5.5% जियो के पास रहेगा। स्थायी जीमा STF रेपो माइनस में बात की जाचल निधि अवशोषित की जाएगी। सर्वाधिक तरलता अनुपात में मियादी देयताओं के साथ NDTL सरकारी प्रतिभूतियां गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम करी जाएगी। सावधिक अनुपात LAF बोलेंगे जिसे हम केवल NDTL के माध्यम से। खुला बाजार ये हमारे ओपन मार्केट था। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में स्थायी चल निधि के अंतर्गत गवर्नमेंट सेक्टर्स में खरीद बिक्री की बात की जाएगी। फिर हम बात करेंगे मार्जिन अपेक्षा कैसे आरबीआई के सट्टा ऋण को नियंत्रित करने के लिए काम करेगा। चयनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋण कैसे काम करेगा। आरबीआई के राज्य संरचना, आरबीआई के राज्यपाल और अध्यक्ष न्यायिक मुद्रा में रहेंगे। केंद्रीय बोर्ड के नामित आरबीआई अधिकारी रहेंगे। तृतीय 6 वर्ष के बाद चुने जाएंगे, फिर राज्यपाल के निर्णायक माने जाएंगे।
आज देश चार छह रेशों के तहत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तहत काम कर रहे हैं। मौद्रिक नीति के संचरण की बात करें, ब्याज दर चैनल की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम केंद्रीय अपेक्षा ये बंधपत्र प्रतिफल की बात करेंगे। भविष्य की मुद्रास्फीति की अधिक गतिविधि अपेक्षाओं की बात करेंगे। संरचनाओं में हम प्रतिशत ब्याज दर की बात करेंगे। सरकार द्वारा निर्धारित लघु बचत को जमा दरों को बदलने में बैंकों के लचीलेपन की बात करेंगे। गैर निष्पादित परिसंपत्ति जैसे एनपीए की बात करेंगे। यहाँ पे 2016 में बैंक इन्वेट्स और ये इंसॉल्वेंसी, बैंक करप्ट की बात करेंगे। भारतीय बैंकिंग प्रणाली पीएसबी क्या होते हैं, बैंकिंग सिस्टम की बात करेंगे जो सरकार हिस्सेदारी में रहेंगे। राष्ट्रीय हित 1994 में स्थापित किए गए थे। निजी क्षेत्र के बैंक, पेमेंट बैंक, पुराने निजी बैंक राष्ट्रीयकरण के पहले मौजूद थे। नई पीढ़ी में उनसे एचडीएफसी, आईसीआई बैंक आ जाएंगे। विदेशी बैंक हमारे एमएन में फॉरेन रिजर्व्स के तहत काम करेंगे। रेमिटेंस की बात करेंगे। क्षेत्र ग्रामीण बैंक 1975 के बाद वाणिज्य बैंकों के प्रयोजन के बाद राज्य सरकार और स्वामित्व वाली कंपनियों के कार्य कर रही है। भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक हमारे 2 लाख तक की जमा राशि जमा कर सकते हैं, जैसे हमारे क्रेडिट कार्ड वगैरह। लघु वित्त बैंक एसएफबी पूर्ण बैंकिंग संचालन जमा राशि की ऋण पर देते हैं। ब्याज दर सीमांत किसानों को 7.5% की रहेगी। सहकारी बैंक यूसीबीज रहेंगे, डीसीसीबीज रहेंगे, पैक्स रहेंगे। आरबीआई बैंकिंग सरकारी सेक्टर की बात करेंगे, एसएचजी वर्कर्स के तहत। ये एग्जिम बैंक रहेंगे, नाफेड रहेंगे। अब संरचना विकास की बात करेंगे। फिर हम रूरल फॉरेन बैंक्स फोकस मेगा प्लान रहेगा, बक स्ट्रेंथ करेंगे। रीजनल रूरल बैंक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट 50 रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट 15% का और स्पॉन्सर्ड 35% के साथ पूरे बैंक से एमिग्रेशन की बात करेंगे। और कैपिटल स्ट्रक्चर सेंट्रल गवर्नमेंट 50 का स्पॉन्सरशिप ऑब्जेक्टिव रहेगी। क्रेडिट विकास सेक्शन तक पहुंचाना, मोबिलाइज करना, रिड्यूस डिपेंडेंसी कम करना, इम्प्लीमेंटेशन बढ़ाना, प्राइवेट सेक्टर विकास करना है। रेगुलेशन आरबी के द्वारा किया जाएगा, रिजर्व बैंक की सहायता से, नाबार्ड कंपनियां की सहायता से किया जाएगा। की रिफॉर्म एमिग्रेशन में हम सिग्निफिकेंटली आरआरबी की सहायता ली जाएगी। फेज़ 1 में आरआरबी 1960 बैंक्स खुले थे। अब पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं। पेमेंट बैंक वो होंगे जो प्रमोट करेंगे डिजिटल पेमेंट्स को, माइग्रेशन लेबर्स को, लो इनकम हाउस होल्ड को फोकस करेंगे रेमिटेंस और पेमेंट पर। नचेतम और कमेटी रहेगी, इस पर कमेटी इंपॉर्टेंट है। पेमेंट गवर्नमेंट रेगुलेशन लाइसेंस अंडर रहेगा सेक्शन नंबर 2022 के तहत। स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रोवाइड करेंगे बेसिक बैंकिंग सर्विसेज। सेक्शन एमएसएमई एंड रेगुलेट के लिए थ्रोट कमेटी के उषा थ्रोट कमेटी द्वारा करेगी, सेक्शन नंबर 2049 के। लोकल एरिया में ब्रिज रहेंगे, रूरल सेमी अर्बन एरियाज में सेविंग बैंक्स रहेंगे। बजट एक में जाएंगी, लाइसेंस साइज करेंगे इनको। लीडिंग एक्टिविटीज़ रहेगी, डिपॉजिट लिमिट्स रहेंगी 2 लाख रुपए तक और नो लिमिट्स रहेंगी। एरिया ऑफ मैनिपुलेशन में बात करेंगे 100 करोड़ रुपए तक का। नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी बैंक और एक्सिम बैंक क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नाबार्ड क्या रहेगा, सिडबी और एक्सिम बैंक क्या रहेगा। जो नाबार्ड रहेगा बैंक एग्रीकल्चर रूरल की बात करेगा, 1982 में स्थापना हुई है। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री बैंक रहेगा, 1990 में स्थापना हुई है। एनएचबी 1998 में स्थापना हुई है। एक्सिम बैंक की 1982 में स्थापना हुई है। रिकमेंडेशन में एस श्री रमन कमेटी रहेगी, माइक्रो स्मॉल फाइनेंस पे काम करेगी, इसमें हाउसिंग के लिए काम करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत काम करेंगे। अपेक्स बॉडीज रहेंगी, प्रिंसिपल फाइनेंशियल अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी के साथ काम करेंगे। एनपीए की भूमिका 90 दिनों तक ऋण देना होगा। गैर निष्पादित कंपनियों की परियोजनाओं को विकास करना होगा। बैंकिंग सुधार करना होगा। वित्तीय समावेशन बैंकिंग सुधार की सार्वभौमिक पहुंच 1,000 करोड़ रुपए का राइटिंग विकास करना रहेगा। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल रिफॉर्म्स के काम की जाएगी। पेसल टारगेट्स को विकास किया जाएगा। रीजनल गवर्नमेंट बैंक 75% का रहेगा, क्योंकि 18% सब ग्रुप टारगेट्स के पास जाएगा। स्मॉल फाइनेंस 75% का अर्बन ग्रुप्स में रहेगा। ये हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा। पीएसएल नॉर्म्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जिसे हम यूएसबीज बोलेंगे, जो कि 60% का टोटल प्राइवेट सेक्टर्स के तहत काम करेगा। रिवाइज करेगा कमर्शियल बैंक्स को फाइनेंशियल इंक्लूजन लाने के लिए। पीएसएल के क्रेडिट करेंगे आउटफ्लो अकाउंट्स को। जैसे ये हमारे देख लो प्राइवेट सेक्टर्स बैंक क्या रहेंगे, जो कि हमारे एग्रीकल्चर, नाबार्ड, पीएसयूज, एक्सपोर्ट में हमारे पेमेंट बैंक, हाउसिंग बैंक, ये हमारे बेंचमार्क्स
कैटेगरी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की फोकस रखी जाएंगी। आरबीआई रखेगा एक्सपेंड वीकर सेक्शंस के न्यू इंक्लूजन, न्यू कैटेगरी में स्मॉल मार्जिनल बैंक्स लेके आएंगे, बेनिफिशियर्स लेके आएंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लेके आएंगे। प्रधानमंत्री जन धन योजना रहेगी। प्रधानमंत्री जन धन योजना नेशनल मिशन की बात काम करेगी। मेरा खाता मेरी पहचान की बात करेंगे। और फाइनेंशियल लिटरेसी एक्सेस क्रेडिट इंश्योरेंस लेके आना है कि अर्बन यूनिवर्सल बेसिक स्ट्रेंथ फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करेंगे। रिसेंट अचीवमेंट में हम मैसिव अकाउंट सिस्टम की, पावर मूवमेंट की, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, रुपए क्रेडिट मिनिमल जोड़ की बात करेंगे। डिजिटल भुगतान प्रणाली में एमपीसीआई 2016 में लॉन्च किया गया था। मोबाइल के माध्यम से वास्तविक कल्याण तत्काल स्थानांतरण की बात करेंगे। रुपए कार्ड की बात करेंगे। भारतीय विदेशी बैंक की बात करेंगे। फास्ट टैक्स की बात करेंगे। एनईएफटी की बात करेंगे। आरटीजी, आरटीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बड़े मूल्य के स्थानांतरण के लिए न्यूनतम 2 लाख रुपए निरंतर 2 लाख रुपए तक के निरंतर भुगतान की बात कर रहे हैं। अब हम डेवलप्ड नेशनल पेमेंट बैंक एनपीसीआई द्वारा की जाएगी। यूपीआई वर्क्स करेंगे वीपीआई सिस्टम के आधार पर, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज के आधार पर। यूपीआई अपडेटेड 2025 में स्टैंडर्ड यूपीआई रहेगा। यूपीआई 23 पे रहेगा, ऐप बेस्ड रहेगा। यूपीआई लाइट रहेगा, न्यू ऑफिस फंक्शन की बात करेगा। 500 रुपये तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। 2000 रुपये मैक्सिमम बैलेंस रहना चाहिए यूपीआई लाइट में। यूपीआई एक्स में हम इनहेंस करेंगे वर्जन ऑफ यूपीआई लाइट का, जहां कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पेयर्स एंड पे डिवाइसेस के तहत काम कर रही है। क्रेडिट लाइन यूपीआई सिस्टम हम बात करेंगे यूपीआई फॉर्मेट के। हेलो यूपीआई की बात कन्वर्सेशन पेमेंट के रूप में, जो कि हेलो यूपीआई जो कि दुकानदार वगैरह रखते हैं, जिसमें वो रुपए जाते तो वो आवाज़ आती है कि 50 रुपये उपलब्ध हुए। ग्लोबल प्रेजेंस में फ्रांस एशिया सेंटर लोकेशंस कर रही हैं। अब आरटीजीज आई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आरटीजी रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट की बात करेगा। सेटलमेंट सिस्टम हाफ ईयरली बैचेस की बात करेगा। रियल टाइम में प्रोसेस करेगा इंडिविजुअली 2 लाख रुपए तक का। ये रियल टाइम में एमआई 1 रुपये तक का बेनिफिशियरी इमीडिएटर रहेगा। नो लिमिट रहेगी, नो लिमिट रहेगी, नो लिमिट रहेगी। ओन कैपिटल की तरह बात की जाएगी। मैनेज आर, इनको सभी को आरबीआई मैनेज कर रहा है और इसको एनपीसी बात कर रहा है। मुद्रास्फीति करेंगे हम कल, क्योंकि इन्फ्लेशन एक महत्वपूर्ण, क्योंकि ये मुझे पूरा समझाना पड़ेगा। ये हम करेंगे कल। 7 चैप्टर तक करवा चुकी हूँ मैं आपको, बाकी करेंगे हम कल। थैंक यू वेरी मच।